please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पोर्टफोलियो को दे गोल्डन टच, कौन सा निवेश विकल्प है आपके लिए सही? योर मनी पर आज लगी है निवेश की पाठशाला। इक्विटी या डेट कैसे करें पोर्टफोलियो को बैलेंस? योर मनी पर आपके तमाम सवालों के जवाब हम देंगे लाइव, तो जुड़िए हमारे साथ फेसबुक पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और योर मनी में आज हमारा फोकस है निवेश की पाठशाला पर। जी हां, चाहे पुराने निवेश के विकल्प हो या नए, एफडी की बात करें, पीपीएफ की बात करें, सोने की बात करें, रियल एस्टेट की बात करें या करें बात म्यूचुअल फंड्स की, यूलिप्स की, और वो तमाम निवेश के विकल्प जो इस वक्त मौजूद हैं, आपके लिए कौन सा सही है और कैसे इन सभी को आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। योर मनी का फोकस आज इस बात पे होगा और हम आपको एक एक निवेश विकल्प के बारे में बताएंगे और साथ ही आपको समझाएंगे कि इनमें आपको निवेशित रहना चाहिए या नहीं। और इस कड़ी में आज मेरे साथ एक्सपर्ट के तौर पे फाइनेंशियल एक्सपर्ट बलवंत जैन जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका बलवंत जी। तो आइए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं निवेश के वो तमाम विकल्प जिन पर आज हम करने वाले हैं चर्चा। इसमें पीपीएफ शामिल है, रिकरिंग डिपॉजिट शामिल है, एफडी या कॉर्पोरेट एफडी शामिल है, सोना, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, यूलिप, सुकन्या समृद्धि योजना जो खासतौर से बेटियों की पढ़ाई के लिए निवेश का विकल्प लॉन्च किया गया है, इसमें एनपीएस शामिल है और साथ ही शामिल है रियल एस्टेट भी। तो ये तमाम विकल्प है जो आपकी स्क्रीन पे फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, एक एक करके हम बात करेंगे। और सवाल पूछना चाहते हैं तो फेसबुक पे लाइव हमें देख सकते हैं, हम देंगे आपके सवालों के जवाब। पीपीएफ की बात करते हैं बलवंत जी, जहां पर सबसे पहले हम जानते हैं कि डेट के लिहाज से आप निवेश कर सकते हैं, आपको एक डिसाइडेड इंटरेस्ट दिया जाता है। देखिए, ऐसा है कि पहले पीपीएफ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हुआ करता था, अभी जो है वो गवर्नमेंट हर क्वार्टर पे डिक्लेयर करती है पीपीएफ की रेट। पीपीएफ एज एन इन्वेस्टमेंट एवेन्यू बहुत पुरानी चीज़ है, 68 से चला आ रहा है और बहुत पॉपुलर लोगों में। मतलब एक तो ये आपको जो असेट एलोकेशन में हेल्प करता है, आपको कोई लॉन्ग टर्म गेन, मतलब लॉन्ग टर्म आपको गोल है जिसमें आपको एक्यूमुलेट करना है, तो आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पीपीएफ में आपको सेक्शन 80C में डिडक्शन भी मिलता है, उस पर जो इंटरेस्ट आता है वो टैक्स फ्री है, मैच्योरिटी पे प्रोसीड्स टैक्स फ्री है। तो आप इसको आपके बच्चों के लिए कैपिटल क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब 80C में आप पीपीएफ का जो कंट्रीब्यूशन आपके अकाउंट में, आपकी वाइफ के और बच्चों के अकाउंट में करते हैं तो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो आप ये जो व्हीकल है इन्वेस्टमेंट का, आपके बच्चों को उनके मेजर होने पे एक अच्छी खासी रकम दे सकते हैं, मतलब उनके खाते में एक्यूमुलेट करके, जिससे वो अपना कैरियर शुरू कर सके। ओके, तो यहाँ पर पीपीएफ एक कंपल्सरी निवेश तो होता ही है। हम सब जब निवेश करना शुरू करते हैं तो मेरे ख्याल से पब्लिक प्रोविडेंट फंड ही हमारा पहला निवेश का विकल्प होता है, लेकिन आगे चलकर लोग जो निवेश करते हैं वो है अलग अलग तरह के निवेश विकल्पों में। मसलन अगर हम फिक्स डिपॉजिट की बात करें और आरडी की बात करें, पीपीएफ के बाद एक यही निवेश विकल्प जो जहन में आता है। देखिए कविता, ये ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है, मतलब जब जितनी पुरानी बैंक है उतने पुराना फिक्स डिपॉजिट एज एन इन्वेस्टमेंट है। अब ऐसा है कि जो लोग इक्विटी की रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि इक्विटी मार्केट वॉलेटाइल होता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है। फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह या आरडी वगैरह, उसमें क्या है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स रहता है। मतलब आपने जैसे जितने पीरियड की आपने एफडी कराई तो वो पीरियड पे आपको वो इंटरेस्ट मिल जाएगा। अभी ये बजट में कविता एक अमेंडमेंट आया है, सेक्शन 80TTB इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके तहत सीनियर सिटीजन को बैंक, पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव बैंक से जो भी ब्याज मिलेगा उस पर 50,000 रुपये तक का डिडक्शन मिलेगा और उनको 50,000 पर टीडीएस भी नहीं कटेगा। तो सीनियर सिटीजन के लिए ये एवेन्यू एकदम अच्छा हो गया है। मतलब आप 8% के हिसाब से अगर ब्याज गिने, वो है नहीं पर अभी बढ़ रहा है तो हो जाएगा, तो आप 6.5 लाख रुपए तक की आप एफडी करेंगे तो उस पर आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी मेरे हिसाब से नहीं आएगी।
ऑल राइट, एफडी और आरडी के बाद हम आपको कुछ विकल्प भी दे देते हैं जहां पे फिक्स डिपॉजिट आप कर सकते हैं। हम आपको 1 से 5 साल और 5 से 10 साल के एफडी के रेट्स तमाम बैंकों के निकाल के दे रहे हैं। जहां पे एचडीएफसी बैंक की अगर हम बात करें 1 से 5 साल अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो लगभग 6.25 से 7% के आसपास का आपको ब्याज दिया जा रहा है। इंडसइंड बैंक यहाँ पे 6.25 से लेकर 7% तक का ब्याज दे रहा है। आरबीएल बैंक का अगर हम बात करें 7.7 मतलब 7.15% से लेके 7.25% तक का ब्याज आपको दिया जा रहा है। लक्ष्मी विलास बैंक 7.30% से लेके 7.35% के आसपास की ब्याज दर आपको ऑफर कर रहा है। उसी तरह 1 से 10 साल की अगर हम बात करें तो यस बैंक, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई बैंक हम चुन के लेकर आए हैं आपके लिए, जहां पे 6.5 से लेके लगभग 7% तक की ब्याज दर आपको फिक्स डिपॉजिट में ऑफर की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। पोस्ट ऑफिस का निवेश जो है स्मॉल सेविंग स्कीम्स के तहत काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी भरोसेमंद भी लोगों को लगता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स की बात करें, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स की बात करें, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स की बात करें, ये काफ़ी लोकप्रिय है खासतौर से ग्रामीण इलाकों में। लेकिन यहाँ पर भी हम देख रहे हैं ब्याज दरें हर तिमाही रिव्यू होती हैं और उसमें भी बदलाव किए जाते हैं। इनके बारे में कुछ बताइए, इनको कितना पोर्टफोलियो में रखना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जैसे सेविंग बैंक है पोस्ट ऑफिस का, वो आपका रेगुलर जो बैंक में सेविंग अकाउंट खोलते हैं उसके जो फीचर है और वैसा ही फायदा है। दूसरा जो प्रोडक्ट है एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, वो ट्रेडिशनली लोगों के लिए टैक्स बचाने का इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है। उसमें जैसे आज की तारीख में 5 साल के एनएससी इश्यू होते हैं और जब आप एनएससी खरीदें तभी आपकी इंटरेस्ट की रेट है वो लॉक हो जाती है। मतलब 5 साल पे, जैसे बाकी सब जो स्मॉल सेविंग स्कीम के जो प्रोडक्ट है उस पर इंटरेस्ट रिव्यू होता है, वैसे एनएससी पे एक बार आपने खरीद लिया तो आपका लॉक हो जाता है। इस पर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं एटीसी में डिडक्शन मिलता है, उस पर जो ईयर आफ्टर ईयर जो इंटरेस्ट एक्रू होता है, एक्सेप्ट जो लास्ट ईयर वाला जो इंटरेस्ट जिस साल आपकी एनएससी मैच्योर होती है उस पर आपको वापस आप इंटरेस्ट री इन्वेस्ट होता है तो एटीसी का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। दूसरी एक जो बढ़िया स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, उस पर हर एक सीनियर सिटीजन 15 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकता है। आज की तारीख में जब एफडी की रेट 6.5% के आसपास है तो आप उस पर आज की तारीख में 8.3% का इंटरेस्ट मिल रहा है। इसके अलावा जो आपको सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, चूँकि ये इसमें इन्वेस्ट सीनियर सिटीजन ही कर सकते हैं और मैंने जैसे अभी बताया कि सेक्शन 80(b) के अंतर्गत 50,000 रुपये तक का उनको डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये एकदम बढ़िया विकल्प है सीनियर सिटीजन के लिए। ओके, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से हम आपको फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरें बताएंगे। जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं और अपने लिए बेस्ट प्राइस पे लॉक इन रेट ढूंढ रहे हैं खासतौर से फिक्स डिपॉजिट में, तो ये अच्छा मौका है, इन्हें अपना पैसा लॉक इन कर लेना चाहिए। बलवंत जैन जी? नहीं, मेरी राय इससे विपरीत है कविता, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्स हो रहा है। तो बाकी सब बैंक है वो अपनी लेंडिंग रेट बढ़ा रही है, उनके पास लिक्विडिटी कम हो रही है तो बैंक की डिपॉजिट रेट भी बढ़ रही है और आरबीआई भी फ्यूचर में इंटरेस्ट की रेट बढ़ाएगा। जैसे इंटरेस्ट की रेट बढ़ेगी तो आपकी जो डिपॉजिट्स वगैरह उस पर इंटरेस्ट का रेट बढ़ जाएगा। तो आपको मेरे हिसाब से एकदम से लॉक बड़ी अमाउंट फिक्स डिपॉजिट में लॉक नहीं करना चाहिए और बढ़ने का इंतजार करें। फिलहाल जो बड़ी हुई है उनका फायदा नहीं उठाएं आपके मुताबिक? मतलब आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर दीजिए पर एक साथ आप इन्वेस्ट, या एक काम कर सकते हैं कविता कि आप लंबे समय तक के लिए आप एफडी लॉक नहीं करिए। आप अभी फिलहाल 6 महीने की या 9 महीने की एफडी कर दीजिए, इसके बाद में आपको आइडिया आ जाएगा कि इंटरेस्ट रेट कहाँ सेटल हो रही है। ओके, चलिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं एफडी के रेट्स। यहाँ पे 1 से 5 साल और 1 से 10 साल के तमाम विकल्प हमने आपको दिए हैं। जो ये इन्फॉर्मेशन खासतौर से आपको सिर्फ योर मनी पर ही मिलती है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और सोने की बात करते हैं। इंडियंस का बहुत ही फेवरेट इन्वेस्टमेंट विकल्प है। हाँ, इसमें 2 राय नहीं कविता। मतलब जो पढ़ी लिखी नहीं पढ़ी लिखी गृहिणी से लेके जो इकोनॉमिस्ट जो फीमेल है उनको सोने का चार्म है और वो सोना जरूर खरीदते हैं जी। और ये ट्रेडिशनली एक्वायर्ड हैबिट्स हैं। मतलब पेरेंट्स भी सोना, जैसे थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा हुआ तो सोना खरीदते रहे हैं। परंतु मेरी राय में सोना आपको सिर्फ इन्फ्लेशन के सामने इंसुलेट करता है। जो सुपरलेटिव रिटर्न्स आपके इक्विटी वगैरह पे आते हैं वो लॉन्ग टर्म में आपको सोने पे नहीं आ सकते। परंतु आप सोने को आउटराइट एज एन इन्वेस्टमेंट एवेन्यू रिजेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अपने इंडियन सोसाइटी में सोने का सोशल फंक्शन पे बहुत इम्पोर्टेंस है। मतलब आप बेटी की शादी करेंगे तो आप उसको सोना देंगे, आप बहू लाएंगे तो उनको सोना देंगे। अब ऐसा हो सकता है कि जब आप के घर में अवसर आया हो तब सोने
में स्पेकुलेशन की वजह से भाव बढ़े हुए हो, तो आप सोना आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है, आपके जितने घर में बच्चे हैं उसके हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा खरीद सकते हैं। और जहाँ तक मेरा सजेशन रहेगा कि आप ज्वेलरी में नहीं इन्वेस्ट करिएगा। ज्वेलरी में जो मेकिंग चार्जेज है वो कॉस्ट आपकी चली जाती है। मतलब आप आज कोई डिज़ाइन खरीदिए, वो आपकी लड़के की शादी या लड़की की शादी के समय शायद काम नहीं आएगा। तो अगर आप सोने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कॉइन्स हैं या जैसे अपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। परंतु कविता, मैं व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है जी, उसमें 10% से ज़्यादा सोना नहीं होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर फिलहाल गोल्ड बॉन्ड आपके लिए सबसे सही विकल्प का निवेश के लिहाज से सही विकल्प है, और कहाँ कहाँ आप फंड्स के लिहाज से निवेश कर सकते हैं उसकी भी लिस्ट हमने आपको पेश की है। आप उसमें चुनाव कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश की बात करें तो इक्विटी, डेट, इन तमाम एसेट क्लासेस में आप निवेश कर सकते हैं। टैक्स सेविंग की हम बात करें तो आप ELSS में भी निवेश कर सकते हैं। हाँ, जितने भी टैक्स सेविंग के जो इंस्ट्रूमेंट है कविता सेक्शन 80C में, उसमें अगर आपके पास समय है, आपके पास पेशेंस है और आपके रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है, मतलब आपका रिस्क प्रोफाइल आपके फेवर में है, तो ELSS सबसे बढ़िया स्कोर करता है। और ELSS में जो रिटर्न आते हैं वो करीब करीब आपके इक्विटी जितने आते हैं। हालांकि उसमें लॉक इन आपका 3 साल का है, परंतु जरूरी नहीं कि आपको 3 साल में ही उतने बढ़िया रिटर्न आ जाएंगे। हो सकता है आपको थोड़े लंबे समय तक भी इन्वेस्टेड रहना पड़े। परंतु अगर कोई ELSS की स्कीम अच्छा रिटर्न दे रही है तो जरूरी नहीं कि आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्ट करना है तो ही आप ELSS एज ए विकल्प चुनें, नहीं तो बाकी जितनी दूसरी जो इक्विटी की स्कीम्स वगैरह है आप उसमें पैसा डाल सकते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई है म्यूचुअल फंड्स के, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और भी निवेश के विकल्पों पे हम करेंगे चर्चा। बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप अपने पोर्टफोलियो में सभी तरह के निवेश विकल्पों को रख सकते हैं। केवल आपको ध्यान रखना है कि किस में कितना निवेश करना है। आगे बढ़ते हैं, और यूलिप एक बहुत ही चर्चित निवेश का विकल्प है इंश्योरेंस में, जिसमें बहुत सारे लोग टैक्स बचाने के लिए निवेश करते हैं। लेकिन अगर इसमें कमाई का कोई मौका मुझे ढूंढना हो तो वो क्या होगा? यूलिप की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए कविता, ऐसा है कि अगर आपका लंबा समय नहीं है, मतलब 8 से 60 साल से ज़्यादा नहीं है, तो यूलिप आपके लिए एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि शुरू में बहुत चार्जेस हैं, तो आपको यूलिप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलिए, आप टर्म इंश्योरेंस रखिए अपने पोर्टफोलियो में और अलग से म्यूचुअल फंड्स में निवेश कीजिए या किसी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में निवेश कीजिए। NPS ये एक बहुत ही चर्चित रिटायरमेंट का सोल्यूशन है, और इसको लेके बहुत सवाल हमारे शो पे भी आते हैं। मुझे बताइए कि क्या इसको रिटायरमेंट के लिहाज से पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए या नहीं? देखिए कविता, जिन लोगों के पास में जैसे ये प्रोविडेंट फंड वगैरह का स्कीम नहीं है, उनके लिए NPS एकदम बढ़िया विकल्प है। आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है 1.5 लाख तक, और 50,000 का ATCCD 1B में मिलता है। अगर आप एम्प्लॉई है और अगर आप एम्प्लॉयर को कह सकते हैं, तो एम्प्लॉयर अगर 10% तक कंट्रीब्यूट करेगा तो वो बिना मॉनेटरी लिमिट के आपको डिडक्शन मिलता है, और मैच्योरिटी पे 40% आपके हाथ में आ जाता है। और बाकी की जो एन्यूटी आती है वो आपका जो आज टैक्स रेट है उससे कम रेट में टैक्स होगी तभी। चलिए, ये बात हो गई है NPS की, लेकिन बॉन्ड्स पे आते हैं। बॉन्ड्स किस तरह काम काज करते हैं? देखिए, बॉन्ड्स ऐसा है कि अलग अलग वैरायटी है। जैसे जीरो रेट भी है, कूपन रेट है, जो डिस्काउंट पे इश्यू होते हैं, मतलब आपको आज कम रेट पे इश्यू होगा, फेस वैल्यू पे रिडेम्पशन होगा। टैक्स फ्री बॉन्ड्स भी होते हैं जिस पे आपको टैक्स नहीं भरना पड़ता, और बाकी रेगुलर बॉन्ड्स वगैरह है। तो जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं उनके लिए बॉन्ड अच्छा प्रपोजिशन है। ओके, और आखिर में हम बात करते हैं रियल एस्टेट की, जहाँ पर ये सबसे महत्वपूर्ण निवेश होता है, और हमें लगता है कि हमारा जो रिटायरमेंट है खासतौर से इस पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है। हाँ, देखिए कविता, ऐसा है कि मेरी राय में आपको आपके रहने के लिए घर और काम के लिए ऑफिस, इसके अलावा आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो ये लार्ज वैल्यू इन्वेस्टमेंट है, लिक्विडिटी वगैरह भी नहीं है। और जहाँ तक रिटायरमेंट की बात करती है, आपके पास जो रहने का घर है आप उस पर 60 साल की उम्र के बाद में रिवर्स मॉर्गेज ले सकते हैं। ओके साथ, और आयुषी का सवाल ये है कि 5 साल के बाद एग्जिट लोड कितना लगता है म्यूचुअल फंड्स पर? 5 साल के बाद तो कोई भी स्कीम पे एग्जिट लोड नहीं है। नॉर्मली जो इक्विटी है उस पर कविता, अगर आप 1 साल के बाद में एग्जिट करते हैं तो 1% एग्जिट लोड लगता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अंकुर जांगरा का सवाल है कि कौन सी म्यूचुअल फंड में SIP करनी चाहिए? 5,000 का इनको निवेश करना है 5 से 10 साल के लिए।
देखिए 5 साल के लिए अगर उनको इन्वेस्ट करना है तो ICICI प्रूडेंशियल का ICICI इक्विटी एंड डेट फंड है, वो बैलेंस फंड है, उसमें कर सकते हैं। और 10 साल के लिए उनको SIP करनी है तो पहले बंद था, अभी SBI का जो स्मॉल कैप फंड है वो सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया, उसमें आप कर सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे सवालों का रैपिड फायर सेशन शुरू कर दिया है, लेकिन रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। अपने सवाल जल्दी से डालिए फेसबुक के कमेंट बॉक्स में। ब्रेक के बाद तुरंत आपके सवालों के जवाब देंगे, बने रहिए। चलिए अब योर मनी में शुरू करते हैं सवालों का रैपिड फायर। फेसबुक के तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब हम देंगे। सबसे पहले जुड़ते हैं नितिन अत्री के सवाल से, और PPF कितना सही है निवेश के लिए पूछ रहे हैं। देखिए PPF एवरग्रीन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। आपको कोई भी पर्पज के लिए फंड एक्यूमुलेट करना है या रिटायरमेंट के लिए इकट्ठा करना है तो आप ले सकते हैं, और उसमें आपको ई है, मतलब आप पैसा डालते हैं वो भी एग्जेम्प्ट है, इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट है और मैच्योरिटी है वो भी एग्जेम्प्ट है, तो बढ़िया प्रोडक्ट है। चलिए, तो यहाँ पर हमने सलाह दे दी है आपको PPF पर, लेकिन अनिल लावले का सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, फिक्स्ड डिपॉजिट वर्सेस लिक्विड फंड्स। और यहाँ पर देखिए, अब हम कहते ही हैं लोगों को कि अगर आपको इमरजेंसी फंड के तौर पे पैसे चाहिए तो सेविंग्स अकाउंट से थोड़ा बाहर निकलिए और लिक्विड फंड्स का आप रुख कीजिए, लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट में तो पैसे लॉक हो जाते हैं। देखिए ऐसा है कविता कि मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि फिक्स्ड डिपॉजिट में और लिक्विड फंड में करीब करीब सेम रिटर्न आता है, उल्टा लिक्विड फंड में थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न आता है, और उसमें आपको लिक्विडिटी भी है, मतलब आपको जितना पैसा चाहिए आप उतना निकाल सकते हैं। FD के केस में क्या होता है, आपको पूरी की पूरी FD ब्रेक करनी पड़ती है, और जो आपको पैनल इंटरेस्ट लग जाता है, मतलब जो जितना इंटरेस्ट मिलने वाला होगा उसमें से 1% या 1.5% कट जाता है, तो आपको FD के सामने ये बढ़िया है, लिक्विड फंड प्रोडक्ट बढ़िया है। ओके, आप जल्दी से कोई सलाह देंगे, क्योंकि FD के रेट्स तो हम फ्लैश कर रहे हैं, जो बेस्ट इंटरेस्ट रेट्स हम लेकर आए हैं, लेकिन लिक्विड फंड के लिए आप क्या सलाह देंगे? लिक्विड फंड का तो कविता ऐसा है कि अच्छा फंड हाउस हो तो आप उसमें डाल दीजिए, जैसे ICICI लिक्विड फंड है, HDFC लिक्विड फंड है, या बिरला का भी कैश प्लस फंड है, उसमें आप पैसा डाल सकते हैं। ओके, और कहाँ आपको फिक्स डिपॉजिट करनी चाहिए? 1 से 5 साल, और आप चाहें तो 1 से 10 साल के नज़रिए के लिहाज से भी निवेश कर सकते हैं फिक्स डिपॉजिट में। तमाम विकल्प आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं, और राजेश गोयल जी का सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या रेंटल इनकम निवेश के लिहाज से बेहतर विकल्प है क्या? नहीं, मैं प्रश्न नहीं सुन पाया। रेंटल इनकम, जो रेंट से इनकी इनकम आती है, क्या वो निवेश के लिए बढ़िया विकल्प है? क्या उसको भी एसेट एलोकेशन के तौर पे देखा जा सकता है? जैसे मैंने कविता बताया कि मैं रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट क्लास अप्रूव नहीं करता हूँ, और अभी तक क्या था कि आपको टैक्स आर्बिट्राज मिलता था, मतलब आपको अगर कोई प्रॉपर्टी लेट आउट की है तो उस पर जितना इंटरेस्ट पेमेंट करते थे वो आपकी रेंटल इनकम के सामने डिडक्शन मिलता था। अभी आपको सिर्फ 2 लाख तक का ही लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं, तो अभी टैक्स आर्बिट्राज नहीं, आप नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, गुरमीत सिंह जी का सवाल लेते हैं। पूछ रहे हैं कि अगर टर्म प्लान इन्होंने नहीं लिया है, टर्म प्लान के साथ अगर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर नहीं लिया है और डेथ हो जाती है, तो क्या ये क्लेमेबल है? क्या इसका क्लेम मिलेगा या नहीं? नहीं, तो जैसे ये दोनों अलग अलग चीज़, अगर एक्सीडेंट से डेथ हो गया तो भी आपको टर्म प्लान में इंक्लूडेड है। हाँ। पर अगर टर्म प्लान में एक्सीडेंट राइडर लिया है तो आपको डबल क्लेम मिलता है। आपने अगर नहीं लिया है तो आप अलग से भी एक्सीडेंट इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बिजॉय दे का सवाल लेती हूँ मैं। बेस्ट मिड कैप फंड इन्हें चाहिए हमसे, उस पर सलाह चाहिए, और 1000 रुपये हर महीना निवेश कर सकते हैं। देखिए आदित्य बिरला का प्योर वैल्यू फंड है, अच्छा मिड कैप फंड है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। विक्रम बिष्ट का सवाल मैं लूंगी अब। रिलायंस स्मॉल कैप और DSP ब्लैक रॉक मिड कैप में बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए? दोनों फंड मेरे हिसाब से अच्छे, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, निवेश बढ़ा सकते हैं अगर आप चाहें तो। रोनी पाटिल का सवाल है, ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड में निवेश जारी रखना चाहिए? 20 साल का नजरिया है इनका। नहीं, वैल्यू डिस्कवरी फंड बीच में थोड़े समय के लिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, पर बहुत अच्छा फंड है और आप कंटिन्यू कर सकते हैं, परंतु पीरियड के लिए आप रिव्यू जरूर करते रहिए। चलिए, जितना हो सका हमने आपके सवालों को शामिल किया है शो पर, लेकिन जिनके जवाब हम नहीं दे पाए हैं वो निराश ना हो, क्योंकि योर मनी में हम ये सवाल फिर से लेंगे और आपको देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए बलवंत जी। योर मनी में मुझे भी इजाजत दीजिए, लेकिन सवाल भेजिए व्हाट्सएप पर, ट्वीट कीजिए @kavita.th पे। आप चाहें तो फेसबुक के पेज पर जाके हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं अपना सवाल। कॉन्टैक्ट नंबर जरूर डालिएगा। नमस्कार।